हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 की हिस्ट्री को, जिसमें आज हमारा सब्जेक्ट है समकालीन विश्व और भारत। तो आइए, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया चैप्टर से हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर के आए हैं और पूरे चैप्टर का समरी लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का पूरा समरी क्या है। तो इस सबसे पहले हम लोगों ने जाना था कि प्रिंटिंग प्रेस का जब आविष्कार हुआ तो सबसे पहले चीन में हुआ था। कागज़ का भी आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। तो पहली प्रिंटिंग किताब, प्रिंट टेक्नोलॉजी सबसे पहले चीन में और जापान, उसके बाद कोरिया में विकसित हुई थी। तो 594 ईस्वी के बाद से ही चीन में लकड़ी के ब्लॉक पर स्याही लगा करके, लकड़ी के ब्लॉक पर चीन में जब प्रिंटिंग प्रेस शुरू में क्या हुआ, चीन में प्रिंटिंग प्रेस शुरू में लकड़ी के ब्लॉक पर स्याही लगा करके उसको फिर उस पर कागज़ को लगाकर प्रिंट की जाती थी। पहले लकड़ी का जो ब्लॉक होता था उस पर स्याही लगाया जाता था, इंक, और उस पर फिर कागज़ लगाया जाता था। कागज़ को लगा करके उस तरह से उस पर प्रिंट किया जाता था। पारंपरिक कागज पतले और छेददार होते थे, इसलिए उनके दोनों तरफ छपाई करना संभव नहीं था। बहुत पतला कागज होने के कारण, जो पहले के कागज जो थी, पारंपरिक कागज थी, बहुत पतले होती थी। तो बहुत पतला होने के कारण दोनों तरफ उस पर छपाई नहीं हो सकती थी। आज हम लोग जो किताब पढ़ते हैं, दोनों तरफ छपाई वाले किताब को पढ़ते हैं, तो उस तरह का नहीं था। उसमें जो कागज हुआ करता था, कागज जो था बहुत पतला था, जिसके कारण एक ही तरफ में छपाई हुआ करता था, दोनों साइड में छपाई संभव नहीं था। तो ऐसे कागज के दोनों सिरों को टाँके लगाकर फिर बाकी कागज को मोड़कर एकार्डियन बुक बनाई जाती थी। दोनों सिरे से टाँके लगा करके कागज के, और फिर जो बाकी कागज हुआ करता था उसको मोड़ करके एकार्डियन बुक बनाई जाती थी। तो इस प्रकार से उस समय चीन में पहली प्रिंटिंग का किताब था, पहले प्रिंटेड किताब था। और एक लंबे समय तक चीन का राजतंत्र ही छपे हुए सामान का सबसे बड़ा उत्पादक था। राजतंत्र, जो राजघराने के लोग हुआ करते थे, वही छपे हुए किताब को, छपे हुए सामान को प्रयोग में लाते थे। चीन के प्रशासनिक तंत्र में सिविल सर्विस परीक्षा द्वारा लोगों की बहाली होती थी। चीन का जो प्रशासनिक तंत्र था, तो उस समय सिविल सर्विस के द्वारा, सिविल सर्विस भी सबसे पहले चीन में ही सिविल सर्विस का प्रचलन हुआ। तो सिविल सर्विस परीक्षा के द्वारा लोगों की बहाली हुआ करती थी। चीन का राजतंत्र इस परीक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों को बड़े पैमाने पर छपवाता था, और 16वीं सदी में इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो थे उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी 16वीं शताब्दी में। तो इसके जब परीक्षार्थी यानी उम्मीदवारों का, परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या जब बढ़ गई तो किताब की मांग बढ़ने लगी। तो इसी के कारण प्रिंटिंग प्रेस का और मांग बढ़ने लगा, और प्रिंटिंग प्रेस का परिवेश जो था बढ़ने लगा। तो 17वीं सदी तक चीन में शहरी परिवेश बढ़ने के कारण छपाई का इस्तेमाल कई कामों में होने लगा था। अब छपाई केवल बुद्धिजीवियों या अधिकारियों तक नहीं सीमित थी। पहले चीन में क्या होता था, पहले जब प्रिंटिंग प्रेस जब छपाई का आविष्कार हुआ तो इन्हें गिने चुने लोग ही उसका प्रयोग में लाते थे। जो रईस लोग होते थे उसी को सिर्फ उसको पढ़ते थे और प्रयोग में लाते थे। लेकिन अब उस तरह का नहीं था। अब बुद्धिजीवियों या अधिकारियों तक ही सीमित नहीं रह गई। अब व्यापारी भी रोजमर्रा के जीवन में छपाई का इस्तेमाल करने लगे, ताकि व्यापार से जुड़े हुए आंकड़े रखना आसान हो जाए। उनको जो व्यापारी वर्ग थे वो भी अब छपाई से इस्तेमाल करने लगे, छपाई का इस्तेमाल करने लगे, प्रिंटिंग का इस्तेमाल करने लगे। और क्योंकि उनको जो आंकड़े हुआ करता था वो उसको व्यापार से जुड़े जो आंकड़े हुआ करता था उसको आसान हो जाए, आंकड़े को उनको आंकड़े को रखने में, आंकड़ा रखने में या आंकड़ा को गणना करने में उनको आसान होता था। तो इसलिए उन्होंने भी, व्यापारी वर्ग के लोगों ने भी प्रिंटिंग का, छपाई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और कहानी, कविताएं, जीवनी, आत्मकथा, नाटक आदि छप करके आने लगे, ताकि पढ़ने के शौकीन लोगों के शौक पूरा हो सके। कई रूप में किताब छपने लगा, कहानी के रूप में, जीवनी के रूप में, नाटक के रूप में, और बाजार में मिलने लग गया।
ताकि सब लोग उसे पढ़ सके, और पढ़ने वाले लोग जो शौकीन लोग तो पढ़ने का जो शौकीन लोग थे उनको इच्छा को पूरा हो सके। तो खाली समय पढ़ना एक फैशन जैसा बन गया था। जैसे जब कोई काम नहीं रहता था तो खाली समय में बैठे लोग बहुत इस प्रकार के जो लोग हुआ करते थे वो पढ़ने का शौकीन बन गए, पढ़ने लगे, किताब पढ़ने लगे। रईस महिलाओं में भी पढ़ने का शौक बढ़ने लगा, और उनमें से कईयों ने तो अपनी कविताएं और कहानियां भी छपाई। कई महिलाएं पढ़ करके अपने द्वारा कुछ किताबें और कविताएं भी लिखी और छपवाई भी। उसके बाद चीन के बाद जापान में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ 778 से 770 ईस्वी के आसपास। बौद्ध प्रचारकों के द्वारा जापान में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन हुआ। प्रिंटिंग प्रेस का टेक्नोलॉजी जापान में आया चीन से, क्योंकि चीन में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था। तो सन 868 ईस्वी में छपाई वाली बौद्ध धर्म की किताब जो था वो डायमंड सूत्र, बौद्ध धर्म का एक किताब था डायमंड सूत्र। तो जापानी भाषा की सबसे पुरानी किताब माना जाता है डायमंड सूत्र, बौद्ध भाषा में जो था। उस समय पुस्तकालय और किताब की दुकान में हाथ से छपे हुए किताबें, हाथ से छपे हुए कौन सी किताब हुआ करती, उसको क्या बोलते थे, पांडुलिपियाँ। हाथ से छपे हुए किताब को पांडुलिपियाँ बोला जाता था। तो हाथ से छपे हुए किताबें और अन्य सामग्रियाँ भरी हुई थी। किताबें नाना प्रकार के विषयों पर थी, बहुत सारे, जैसे हो गया वाद्य यंत्र पे, हो गया गन्ना पे, महिलाओं से रिलेटेड, पकवान से रिलेटेड, शिष्टाचार से रिलेटेड, साज सज्जा से रिलेटेड। तो कई तरह की किताब बाजार में अब मिलने लग गए, दुकान पर उपलब्ध थे। जापान में 768 से 70 के बीच चीन से प्रिंटिंग का प्रचलन, प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी चीन से जापान आया। अब उसके बाद यूरोप में भी प्रिंट अपना स्थान लिया, प्रिंट आया, और इसका आने का कारण है इटली के महान खोजी मार्को पोलो का नाम आपने सुना ही होगा, मार्को पोलो का नाम। तो मार्को पोलो एक इतालवी व्यापारी थे और खोजकर्ता थे। इनका वृत्तांत द बुक ऑफ सर मार्को पोलो के नाम से विख्यात है, सब लोग जानता है, जो तत्कालीन भारत की आर्थिक स्थिति से महत्वपूर्ण रखता है। तो ये मार्को पोलो जो है, मार्को पोलो 1295 में चीन से लौटा और अपने साथ ब्लॉक प्रिंटिंग की जानकारी लेकर के आया। चीन से ब्लॉक प्रिंटिंग जो हुआ करता था, जो पतला कागज होने के कारण ब्लॉक प्रिंट पर स्याही पहले लगाया जाता था और उस पर कागज रख करके उस पर प्रिंट किया जाता था। तो पतला कागज होने के कारण एक ही तरफ छपाई होती थी। तो उसी का टेक्नोलॉजी लेकर के आया ये मार्को पोलो चीन से 1295 ईस्वी में। और इस तरह से इटली में प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। उसके बाद यह यूरोप के अन्य भागों में फैल गई। तो उस समय कागज पर छपी हुई किताबों को सस्ती चीज़ समझा जाता था और हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसलिए कुलीन और रईस लोगों के लिए किताबें छापने के लिए बेलम का इस्तेमाल होता था। बेलम चमड़े से बनाया जाता था और पतली सीट की तरह होता था। बेलम पर छपी किताब को रईस की निशानी माना जाता था। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में तरह तरह के सामानों पर छपाई करने के लिए लकड़ी के ब्लॉक का जमकर इस्तेमाल होने लगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। इससे हाथ से लिखी हुई किताबें लगभग गायब हो गए। पांडुलिपियाँ जो हाथ से लिखा जाता था, क्योंकि हाथ से जो पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी वो बहुत बड़े पैमाने पर नहीं लिखा जा सकता था और उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता था और उसको बहुत लंबे समय तक रखने में भी खर्च थे और उसको इधर उधर ले जाने में भी बहुत कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो पांडुलिपियाँ हुआ करती थी, हाथ से लिखी हुई जो किताबें हुआ करती थी, धीरे धीरे गायब हो गई। उसके बाद गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस, आपको पता होगा गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। तो गुटेनबर्ग किसी व्यापारी के बेटे थे। गुटेनबर्ग एक व्यापारी के बेटे थे। इन्होंने टाइप के माध्यम से मुद्रण विद्या का आविष्कार किया और वे जर्मनी के मेंज के रहने वाले थे गुटेनबर्ग। और इनके द्वारा छपाई की गई थी, जो उसका नाम था बाइबिल गुटेनबर्ग बाइबल के नाम से प्रसिद्ध है, जो गुटेनबर्ग के
द्वारा छपी गई थी। तो अपने बचपन से इन्होंने जैतून और शराब की प्रेस देखी थी, क्योंकि वो व्यापारी के बेटे थे। उसने पत्थरों पर पॉलिश करने की कला भी सीखी थी और उसे सोने के जेवर बनाने में सहमत महारत हासिल थी, और वह लेड के सांचे से बनता था, जिसका इस्तेमाल सस्ते जेवरों को ढालने के लिए किया जाता था। तो इस तरह से गुटेनबर्ग के पास से हर वह जरूरी ज्ञान था जिसका इस्तेमाल करके उसने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया। उसने जैतून के प्रेस को अपने प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बनाया और अपने सांचों का इस्तेमाल करके छपने के लिए अक्षर बनाया। 1448 ईस्वी तक गुटेनबर्ग ने अपने प्रिंटिंग प्रेस को दुरुस्त बना लिया और उसने अपने प्रेस में सबसे पहले बाइबिल को छापा था। बाइबिल तो शुरू में छपने वाली किताबें डिजाइन के मामले में पांडुलिपियां जैसी ही थी, जैसे पांडुलिपियां में डिजाइन हुआ करता था उसी तरह से था। लेकिन उसके बाद 1450 से 1550 के बीच में 100 सालों में यूरोप के अधिकांश हिस्सों में प्रेस लगाए गए और प्रिंट उद्योग में इतनी अच्छी वृद्धि हुई कि 15वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप के बाजारों में लगभग 2 करोड़ किताबें छप गई और 17वीं सदी में यह संख्या बढ़कर 20 करोड़ हो गई। तो इस प्रकार से देखा जाता है यहाँ पर कि जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो इसमें किताब जो था, पहले गिने चुने लोग ही उस किताब को पढ़ पाते थे, क्योंकि किताब की कमी के कारण महंगा भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और अब किताब का प्रिंटिंग इतना ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा किताब में हर बाज़ार में हर दुकान पे मिलने लगा और सस्ते में मिलने लगा, तो ये आम आदमी तक पहुंच से बाहर ना रहा। आम आदमी तक पहुंचने लगा और आम आदमी भी इसे खरीदने लगे और पढ़ने लगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंट क्रांति और उसके प्रभाव। प्रिंट से क्या क्रांति आई और उसका क्या प्रभाव पड़ा। तब पाठकों का एक नया वर्ग का उदय हुआ प्रिंटिंग प्रेस के कारण। प्रिंट टेक्नोलॉजी के आने से पाठकों का एक नया वर्ग का उदय हुआ। प्रिंट के कारण किताबें सस्ती हो गई और अब आसानी से किसी भी किताब को अनेक कॉपी बनाई जा सकती थी। इससे पाठकों की बढ़ती संख्या को संतुष्ट करने में काफ़ी मदद मिली। अब किताबें सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर नहीं थी, पहुंच में आ गई थी और इसे पढ़ने की एक नई संस्कृति का विकास हुआ। 12वीं सदी के यूरोप में साक्षरता का स्तर काफ़ी नीचे था। प्रशासक इस बात का ध्यान रखते हुए ही किताबें छापते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके किताब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सके। कोई लोकप्रिय गीत के रूप में किताब छपा था, कुछ किताबें लोक कथाएं के रूप में, कुछ किताबें अन्य कहानियों के रूप में छपा हुआ था। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग कुछ लोकप्रिय गीत को पढ़ते थे, कुछ कथाएं कहानियां को पढ़ते थे, तो सभी लोग पढ़ना शुरू किया। धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो धार्मिक विवाद भी पैदा हो गया। प्रिंटिंग प्रेस का डर से धार्मिक विवाद पैदा हो गया। प्रिंट के आने से नए तरह के बहस और विवाद को अवसर मिलने लगे और लोग धर्म के कुछ स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने लगे। पूरापंथी लोगों को लगता था कि यह पुरानी व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी कर रहा है। जो पूरापंथी लोग थे उनको लगता था कि प्रिंटिंग प्रेस के कारण जो हमारी व्यवस्था है, जो पुरानी व्यवस्था है, उस पर चुनौती खड़ा कर सकता है। इसलिए उस प्रकार के लोगों ने इस पे विवाद खड़ा कर दिया। ईसाई धर्म और प्रोटेस्टेंट क्रांति भी प्रिंट संस्कृति के कारण ही संभव हुआ था। तो प्रोटेस्टेंट क्रांति किसके द्वारा चलाया गया था? तो प्रोटेस्टेंट जो क्रांति था, प्रोटेस्टेंट क्रांति मार्टिन लूथर के द्वारा चलाया गया था। ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंटवाद नामक सुधारात्मक आंदोलन चलाने के लिए ये विख्यात थे मार्टिन लूथर, और वे जर्मन के धर्मशास्त्री थे। तो जिनके विचारों के द्वारा प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन का आरंभ हुआ था, जिसने पश्चिम यूरोप की विकास की दिशा ही बदल दी थी। तो पूरापंथी लोग को ऐसा लगता था कि पुरानी व्यवस्था पूरा खराब हो जाएगा। ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट क्रांति भी प्रिंट संस्कृति के कारण ही संभव हो पाई थी और धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाने वाले नए विचारों से रोम के चर्च को परेशानी होने लगी। 1558 के बाद तो चर्च में प्रतिबंधित किताबों की लिस्ट भी रखनी शुरू कर दी थी। पढ़ने का जुनून। जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, किताबें बहुत ज़्यादा मात्रा में छपने लगी, आम आदमी तक पहुंचने लगा किताब,
तो पढ़ने का जुनून सा लोगों में आ गया। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप में साक्षरता के स्तर में काफ़ी सुधार हुआ। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ भागों में साक्षरता का स्तर 60 से 80% तक पहुंच चुका था। साक्षरता बढ़ने के कारण लोगों में पढ़ने का जुनून सा पैदा हो गया था। किताब की दुकानें वाले अक्सर फेरी वालों को बहाल करते थे ताकि वो घूम घूम कर गाँव तक वह पहुंचा सके। तो इस प्रकार से ज़्यादा किताब भी सब लोग खरीदने लगे और सभी लोग तक किताब पहुंचने लगे। अब वैज्ञानिकों और तर्कशास्त्रियों के नए विचारों और नई खोज सामान्य लोगों तक आसानी से पहुंच पाते थे। किसी भी नए आइडिया को अब अधिक से अधिक लोगों के साथ बांटा जा सकता था और उस पर बेहतर बहस भी हो सकती थी, क्योंकि आम लोग तक किताब पहुंचने लगी थी। तो जितने भी इस प्रकार के जो तर्क शास्त्री थे, उनके विचार अब आम लोगों तक पहुंचने लगे। उसके बाद प्रिंट संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो फ्रांसीसी क्रांति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो कई इतिहासकार का मानना है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होने से कुछ ऐसा माहौल चेंज हुआ जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। इसका कारण ये था कि प्रिंट के कारण ज्ञानोदय के विचारकों के विचार लोकप्रिय हुए और इन विचारकों ने परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की कड़ी आलोचना की। जो हमारे समाज में कुरीतियां थी उसका बहुत कड़ा आलोचना की। वोल्टेयर और रूसो इनमें से एक उदाहरण है इनका, जो ज्ञानोदय के अग्रणी विचारक माने जाते हैं। दूसरा कारण है प्रिंट के कारण संवाद और वाद विवाद की नई संस्कृति का जन्म हुआ। अब आम आदमी भी मूल्यों, संस्थाओं और प्रचलनों पर विवाद करने लगा और स्थापित मान्यताओं पर सवाल करने लगा था। जो आम आदमी इन विचारों तक नहीं पहुंच पाता था और कुछ बोल नहीं पाता था, अब आम आदमी भी इन पर सवाल उठाने लगा था। तो ये प्रिंटिंग प्रेस का कमाल था, जो संवाद और वाद विवाद की नई संस्कृति का जन्म दिया। 1780 के दशक आने तक ऐसे साहित्य की बाढ़ आ गई जिसमें राजशाही का माहौल उखाड़ जाने लगा और उनकी नैतिकता की आलोचना होने लगी। प्रिंट के कारण राजशाही की ऐसी छवि बनी जिसमें यह दिखाया गया कि आम जनता की कीमत पर राजशाही के लोग विलासिता करते थे। तो अब लोगों को इस तरह का बात समझ में आने लगा, लोगों तक इस तरह का विचार पहुंचने लगा, लोग जागरूक होने लगे। तो ये फ्रांसीसी क्रांति का देन था प्रिंटिंग प्रेस का। उसके बाद 19वीं सदी में यूरोप में साक्षरता में जबरदस्त उछाल आया। इसमें पाठकों का एक ऐसा वर्ग उभर करके सामने आया जैसे बच्चे, महिलाएं और मजदूर जो शामिल थे। पहले महिला को शिक्षा नहीं दिया जाता था, पढ़ने से वंचित रखा जाता था, पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था। मजदूर वर्ग जो पढ़ने से वंचित थे, अब मजदूर वर्ग भी पढ़ने लगे, महिलाएं भी पढ़ने लगी, बच्चे भी पढ़ने लगे। तो एक जबरदस्त उछाल आया साक्षरता में पूरे यूरोप में। तो बच्चों की कच्ची उम्र और अपरिपक्व दिमाग को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए अलग से किताब छपने लगी। कई लोक कथाओं में बदलकर लिखा गया ताकि बच्चे उन्हें आसानी से समझ सके और पढ़ सके। कई महिलाएं भी पाठिका के साथ साथ लेखिका भी बन गई। कई महिलाएं अपने किचन में छुप छुप करके पढ़ी और पढ़ने के बाद पाठिका तो बनी ही बनी, साथ में कवि और लेखिका भी बन गई और उन्होंने भी किताब और पत्र लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रिंटिंग तकनीक के में अन्य सुधार हुआ। न्यूयॉर्क में रिचर्ड एम हो का नाम सुना होगा आप लोगों ने। न्यूयॉर्क शहर में से थे रिचर्ड एम हो, और इन्होंने ही पिता और बहनोई और मैथ्यू स्मिथ के साथ न्यूयॉर्क शहर में प्रिंटिंग प्रेस के भाप से चलने वाली कारखाने की स्थापना की थी रिचर्ड होम ने। तो रिचर्ड होम ने 19वीं सदी के मध्य तक शक्ति के चलने वाला सिलिंड्रिकल प्रेस बना लिया था और इसमें से प्रेस के 1 घंटे में 8000 पेज छापे जाते थे। तो 19वीं सदी के अंत में ऑफसेट प्रिंटिंग विकसित हो चुका था। ऑफसेट प्रिंटिंग से एक ही बार में 6 रंगों की छपाई की जा सकती थी। 20वीं सदी के आते ही बिजली से चलने वाले प्रेस भी इस्तेमाल में आने लगे और इसमें छपाई के काम और तेजी से होने लगी। इसके अलावा
प्रिंट की टेक्नोलॉजी में कई अंश सुधार हुए और सभी सुधारों का सामूहिक सार हुआ, जिससे छपी हुई सामग्री का रूप ही बदल गया। किताबें, अब हमारा पॉइंट है किताबें बेचने के नए गुर। जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, किताब अधिक मात्रा में छपने लगे, तब किताब बेचने का भी नया गुर सवार हो गया। 19वीं सदी कई पत्रिकाओं में उपन्यासों को धारावाहिक की शक्ल में छापा जाने लगा। 1920 के दशक में इंग्लैंड में लोकप्रिय साहित्य को शीलिंग सीरीज के नाम से सस्ते दर में बेचा जाता था। किताब के ऊपर लगने वाले जिल्द का प्रचलन 20वीं सदी से शुरू हुआ और 1930 के दशक में ही महामंदी के प्रभाव से पार पाने के लिए पेपर बैक संस्करण निकाला गया, जो कि सस्ता हुआ करता था। महामंदी कब हुआ था? आपको पता हुआ, बहुत भीषण महामंदी था। इसको द ग्रेट डिप्रेशन कह सकते हैं, कहा जाता है। तो द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानी जाने वाली ये घटना है महामंदी, जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी, पूरे विश्व में छा गया था। 1929 ईस्वी में 1929 में इसको शुरुआत हुई थी और 1939-40 तक जारी रहा था यह मंदी। और इस घटना से पूरी दुनिया में ऐसा कहर मचाया कि इसे उबरने में कई साल लग गए थे। तो 1930 के दशक की महामंदी के प्रभाव से पार पाने के लिए पेपर बैक संस्करण निकाला गया था, जो कि सस्ता हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंट कलर और आधुनिक दुनिया। तो आधुनिक दुनिया में जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो आधुनिक दुनिया पर क्या असर पड़ा, आइए देख लेते हैं एक नज़र। तो भारत में भी प्रिंटिंग प्रेस जिस प्रकार से चीन में आविष्कार हुआ, चीन के बाद जापान में टेक्नोलॉजी गया, चीन से ही, और बौद्ध प्रचारकों के द्वारा, बौद्ध धर्म प्रचारकों के द्वारा, उसके बाद यूरोप में और उसके बाद पूरे यूरोप में, उसी तरह से भारत में भी आया और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था भारत में। सबसे पहले गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस और भारत की दुनिया में अगर हम देखते हैं तो भारत प्रिंटिंग प्रेस को सबसे पहले 16वीं सदी के मध्य में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के द्वारा लाया गया था और भारत में छपने वाली पहली किताब था, कोंकणी भाषा में छपा था सबसे पहला किताब। 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी और तमिल भाषा की पहली पुस्तक को कैथोलिक पादरियों ने कोचीन में 1759 ईस्वी में छापा था और उन्होंने मलयालम भाषा की पहली पुस्तक को 1713 ईस्वी में छापा था। 1780 में बंगाल गजट, जो कि अगस्टस हिस्की के द्वारा, जेम्स अगस्टस हिस्की इनका पूरा नाम था, तो हिस्की के द्वारा संपादित करना शुरू किया और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। हिस्की ने कंपनी के बड़े अधिकारियों के बारे में गासिप भी छापे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने हिस्की के इसके लिए सजा भी दी और उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत की छवि को अच्छा बनाने के लिए वारेन हेस्टिंग ने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अखबारों को प्रोत्साहन दिया। जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त अखबार था उसी को ही वारेन हेस्टिंग्स ने ही उसको प्रोत्साहन किया। बंगाल गजट ही पहला भारतीय अखबार था। पहला भारतीय अखबार, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पहला भारतीय अखबार कौन सा था, तो बंगाल गजट ही पहला भारतीय अखबार था जिसे गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित करना शुरू किया था। प्रिंट संस्कृति ने भारत में धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक मुद्दों पर बहस शुरू करने में मदद की और कई धार्मिक रिवाजों के प्रचलन की आलोचना होने लगी। 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी प्रकाशित करना शुरू किया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया था, जिसमें हिंदू धर्म और रूढ़िवादी विचारों की आलोचना होती थी। ऐसी आलोचना को काटने के लिए हिंदू रूढ़िवादियों ने समाचार चंद्रिका नामक पत्रिका निकालना शुरू किया और 1822 में फारसी में 2 अखबार शुरू किए, जिनका नाम थे जामे जहांनामा और शमसुल अखबार। उसी साल एक गुजराती अखबार भी शुरू हुआ जिसका नाम था बंबई समाचार। तो उत्तरी भारत में उलेमाओं ने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों में उर्दू और फारसी अनुवाद छपने शुरू किए और उन्होंने धार्मिक अखबार और गुटके भी निकाले। देवबंद सेमिनरी की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई और इस सेमिनरी ने एक मुसलमान के जीवन में सही आचार विचार को लेकर हजार फतवे छापने शुरू किए। 1810 में कलकत्ता में तुलसीदास द्वारा
लिखित रामचरितमानस को छापा गया था 1810 ईस्वी में। रामचरितमानस जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। तो 1880 के दशक से लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस ने आम बोलचाल की भाषा में धार्मिक ग्रंथों को छापना शुरू किया। तो इस तरह से प्रिंट के कारण धार्मिक ग्रंथ आम लोगों की पहुंच में आ गई और इससे नई राजनीतिक बहस की रूपरेखा निर्धारित होने लगी। प्रिंट के कारण भारत में एक हिस्से का समाचार दूसरे हिस्से के लोगों तक पहुंचने लगा और इससे लोग एक दूसरे के करीब आने लगे, एक दूसरे से करीब, एक दूसरे को से जुड़ने लगे। तो इस प्रकार से देखा गया कि एक दूसरे से जुड़ने के कारण, एक दूसरे से करीब आने के कारण राष्ट्रीय भावना भी जागृत हुआ। प्रकाशन के नए रूप, तो शुरू में लोगों को यूरोप के लेखकों के उपन्यास ही पढ़ने को मिलते थे। वे उपन्यास यूरोप के परिवेश में लिखे होते थे, इसलिए लोग उन उपन्यासों को तारतम्य में नहीं बिठा पाते थे और बाद में भारतीय परिवेश पर लिखने वाले लेखक भी उदित हुए। भारतीय परिवेश में लिखने वाले लेखक का भी उदय हुआ और ऐसे उपन्यासों के चरित्र और भाव से पाठक बेहतर ढंग से अपने आप को जोड़ सकते थे। लेकिन लेखन की नई नई विद्याएं भी सामने आई और जैसा कि गीत हो गया, लघु कहानी, लघु कथा, राजनैतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी निबंध लिखा जाता था और लोग इस तरह से जुड़ने लगे आपस में और पढ़ने लगे। 19वीं सदी के अंत तक कई नई तकनीक, कई तरह की दृश्य संस्कृति भी रूप ले रही थी। कई प्रिंटिंग प्रेस चित्रों की नकलें भी भारी संख्या में छापने लगे। राजा रवि वर्मा जैसे जो चित्रकार थे, आप लोगों ने सुना भी होगा, कलाकृतियों का अब जन समुदाय के लिए प्रिंट किया जाने लगा था। 1870 आते आते पत्रिकाओं और अखबारों में कार्टून भी छपने लगे थे और ऐसे कार्टून तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर कटाक्ष करते थे। जो तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा हुआ करता था उस पर कटाक्ष किया करते थे इस प्रकार के कार्टून। प्रिंट और महिलाओं के जीवन और संवेदनाओं पर कई लेखकों ने बिल्कुल लिखना शुरू किया और इसके कारण मध्य वर्ग की महिलाओं में पढ़ने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ने लगी। जो मध्य वर्ग की महिलाएं हुआ करती थी और कुछ रईस घर के भी जो महिलाएं थी, पहले तो गिनी चुनी महिलाएं ही पढ़ पाती थी और अब इन सब महिलाओं के प्रति भी अपने अंदर जागृति पैदा हुआ पढ़ने के लिए और कई ऐसे पिता और पति आगे आए जो स्त्री शिक्षा पर जोर देते थे। कुछ महिलाओं ने घर में रहकर ही शिक्षा प्राप्त की जबकि कुछ अन्य महिलाओं ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया था। तो ये प्रिंटिंग प्रेस का ही कमाल था। लेकिन पूरापंथी हिंदू और मुसलमान अभी भी स्त्री शिक्षा के विरोधी थे, स्त्री शिक्षा के खिलाफ थे। उनका मानना था कि शिक्षा से लड़कियों का दिमाग पर बुरे प्रभाव पड़ेंगे। लोग चाहते थे कि उनकी बेटियां धार्मिक ग्रंथ पढ़े लेकिन उसके अलावा और कुछ न पढ़े। तो इस प्रकार के विचार थे, अभी भी बने हुए। और हिंदू, तमिल, बंगाली और मराठी में प्रिंट संस्कृति का विकास पहले ही हो चुका था, लेकिन हिंदी में ठीक तरीके से प्रिंटिंग की शुरुआत 1870 के दशक में हुई। प्रिंट और गरीब लोग, मद्रास के शहरों में 19वीं सदी में सस्ती और छोटी किताबें आ चुकी थी ताकि सभी गरीब वर्ग के लोग, जो गरीब लोग थे, वो भी किताब को खरीद सके और इस प्रकार किताबें चौक चौराहे तक पहुंचने लगी, चौक चौराहे तक बिकने लगी, फेरी वालों के द्वारा लोग खरीदने लगे और इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से यह किताब बिकने लगा और लोग पढ़ना शुरू किया। क्योंकि किताबें अब सस्ती हो गई थी तो सभी लोग इसको पढ़ने लगे, गरीब वर्ग के लोग भी इसे खरीदने लगे और पढ़ने लगे। प्रिंट और सेंसर, 1798 के पहले एक उपनिवेशिक शासक सेंसर को लेकर बहुत गंभीर नहीं थे। वे शुरू में जो भी थोड़े बहुत नियंत्रण लगाए जाते थे वे भारत के रहने वाले ऐसे अंग्रेजों पर लगाए जाते थे जो कंपनी के कुशासन की आलोचना करते थे। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदलने लगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 ईस्वी में पारित हुआ था, लाया गया था, तो इस कानून से सरकार को वर्नाकुलर प्रेस में समाचार और संपादकीय पर सेंसर लगाने के लिए अकुल शक्ति प्रदान थी। राजद्रोही रिपोर्ट छपने पर अखबार को चेतावनी दी जाती थी और यदि उस चेतावनी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, अगर कोई अवहेलना करता था तो ऐसे भी तो उस प्रकार के प्रेस को बंद कर दिया जाता था, सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाता था। इसीलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया था ताकि सरकार के अगेंस्ट में कोई भी
पत्र और पत्रिकाएं नहीं छपवा सके, तो इसीलिए इस प्रकार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुद्रण क्रांति और उसका असर। मुद्रण क्रांति का क्या असर पड़ा? छापा खाने के आने के बाद एक नया पाठक वर्ग का पैदा हुआ, कीमत गिरी, किताब की कीमत गिर गई, किताब सस्ते हो गए, पाठक वर्ग बेहतर होता गया, साक्षरता दर बढ़ता गया और पढ़ने की नई संस्कृति की विकसित हुई। पढ़कर सुनाए जाते थे, जो लोग नहीं पढ़ पाते थे वो लोग सुन करके पढ़ते थे। ज्ञान का मौखिक लेन देन होता था। छपाई क्रांति से पहले किताबें महंगी हुआ करती थी, तो इस प्रकार से आम लोगों को खरीदना असंभव था, सभी लोगों को खरीदना असंभव था, गरीब लोगों को खरीदना असंभव था। किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे। उस समय साक्षरता दर कम था, साक्षर कम लोग थे, तो साक्षर लोग ही किताब पढ़ते थे, लेकिन जो साक्षर नहीं थे वो सुन करके भी किताब पढ़ने लगे, सीखने लगे, किताब सुना करते थे। तो साक्षर की दर सीमित थी, लोगों में दिलचस्पी बढ़ी और मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई। श्रोता और पाठक वर्ग का मेल मिलाप हुआ, श्रोता वर्ग और पाठक वर्ग एक दूसरे से जुड़ने लग गया। धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो किस प्रकार से धार्मिक विवाद पैदा हो गया, प्रिंटिंग का डर पैदा हो गया। छापाखाने से विचारों का प्रसार हुआ, लोगों को अलग अलग ढंग से सोचना, नए तरीके ने लोगों की जिंदगी बदली। सूचना और ज्ञान से, संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता ही बदल दिया। लोगों की छपी किताब के व्यापक प्रसार और छपे शब्दों की सुगमता को लेकर आशंका, भय, लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगे। मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी, इस प्रकार के लोगों को मन में आने लग गया, विचार में आने लगा। धर्म गुरुओं और सम्राटों, लेखकों, कलाकारों को चिंता, धर्म के क्षेत्रों में मार्टिन लूथर का योगदान, नया बौद्धिक माहौल बनाया, धर्म सुधार आंदोलन के नए विचार के प्रसार में मदद मिली। तो कट्टरपंथी जो लोग थे, धार्मिक विचार के जो लोग थे, तो इस प्रकार से उनको लगता था कि प्रिंटिंग प्रेस आने से जो हमारे परंपरावादी जो हमारा धार्मिक विचार है वो नष्ट हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो उस तरह से तो यही कारण था धार्मिक विवाद। प्रिंटिंग प्रेस का आया, प्रिंटिंग प्रेस का डर से धार्मिक विवाद पैदा हो गया था, तो यही कारण था। तो ये थे आज के हमारे मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।